खम्मा गणिसा। मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का किसान प्रश्न मंच के एक नए एपिसोड में। और जैसा कि आप सभी मेरे खम्मा गणी से समझ ही गए होंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं रंगीलो राजस्थान में। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के उदयपुर में। और किसान भाइयों बहनों, देश के तमाम कृषि विज्ञान केंद्रों की तरह ही उदयपुर के बड़गांव का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने, साथ ही साथ कृषि जगत से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनसे रूबरू कराने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है। और उसी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर के जो किसान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गांव फलीचड़ा खेड़ा के गांववासी, जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं खेती बाड़ी से संबंधित कुछ कृषि क्रियाओं के बारे में। कौन कौन सी सावधानियां जो हैं वो अपने खेतों में बरत सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कुछ सवाल। और जो भी हमारे किसान भाई या बहन बिल्कुल सही या सटीक जवाब देंगे वो बन जाएंगे हमारे किसान कप के हकदार। और कौन बनेगा हमारा किसान कप का हकदार, वो उसका निर्णय लेंगे हमारे विशेषज्ञ। तो फिर आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मैं मोती सिंह राठौड़, विषय विशेषज्ञ फसल उत्पादन, विद्याभवन कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर राजस्थान। मेरा नाम डॉक्टर रघुवीर सिंह राठौड़ है। मैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रसार शिक्षा निदेशालय में कार्यरत हूँ। डॉक्टर महेश चौधरी, उद्यानिकी विशेषज्ञ, विद्याभवन कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर। दौलत सिंह राठौड़, इफ़को किसान संचार लिमिटेड उदयपुर, एरिया कोऑर्डिनेटर। संचार में कृषि में संचार की संभावना है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे विशेषज्ञों का। तो अभी हमने आपका परिचय करवाया हमारे विशेषज्ञों से, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ गांववासी भी मौजूद हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और गांववासियों से उनका जो पहला सवाल है वो पूछते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, तैयार हैं आप हमारे सवाल जवाब के लिए? जोर से बोलिए कि तैयार हैं आप लोग इसके लिए। देखिए बिल्कुल जोश के साथ ये जवाब दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो हम भी समय नहीं गवाते हैं, इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। तो गांववासियों, आपके लिए पहला सवाल जो है वो गेहूं से संबंधित है। गेहूं की जो फसल है वो पक के तैयार होने वाली है, तो उसकी कटाई जो है वो आप कब करेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतेंगे कटाई के वक्त, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। यानी कि हमारा पहला सवाल गेहूं की कटाई से संबंधित है। गेहूं की कटाई के वक्त आप कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे उनके बारे में आप हमें बताइए। और जो भी जवाब देना चाहता है अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। कौन जवाब देना चाहेगा कि गेहूं की कटाई के वक्त क्या क्या सावधानियां बरतें? देखिए हमारी एक महिला किसान है, सबसे आगे बैठी हैं, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है। उनसे हम पूछ लेते हैं कि उनका क्या जवाब है। तो आप से गुजारिश है आप एक बारी खड़े हो जाइए और अपना जो जवाब है वो हमें दीजिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। बागवंती जाट जी, आप बताइए क्या सावधानियां बरतेंगे आप? एक तो ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, और सही समय पर काटना चाहिए, साफ सुथरा। ज्यादा सूखा ना हो, ज्यादा गीला ना हो, और बिल्कुल सही समय पर आपको कटाई करनी चाहिए। ज्यादा पकी हुई भी ना हो और कच्ची भी ना रह जाए, आपके कहने का मतलब ये है। जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो पहली किसान बहन है उन्होंने बता दिया है कि ज्यादा जो है पकी हुई नहीं होनी चाहिए, कच्ची भी नहीं होनी चाहिए जो फसल है, तभी उसकी कटाई करनी चाहिए। आप बैठ सकते हैं। और कौन जवाब देना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। देखिए एक पीछे हमारे किसान भाई मौजूद हैं जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है। उनसे पूछ लेते हैं कि गेहूं की कटाई के वक्त ये कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे। तो पहले अपना नाम बताइए हमें। रोशन लाल जाट। जी रोशन लाल जी, क्या सावधानियां बरतेंगे आप? तो ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बराबर सूखना चाहिए, और ज्यादा भी नहीं सूखना चाहिए, और ओले ओले गिरे या बारिश नहीं होने की उसकी भी ध्यान रखना चाहिए। बारिश का जो है खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होती है। बारिश गिरती है तो उसको नहीं काटना चाहिए। जी, बारिश के समय कटाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे दो जो किसान भाई हैं और बहन हैं उन्होंने जवाब दे दिया है कि कटाई के वक्त कौन कौन सी मुख्य सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए। एक और से मैं जवाब लेना चाहूंगी। जी आप खड़े हो जाइए और अपना जवाब दीजिए हमें। उससे पहले अपना नाम बताइए। रतनलाल जाट। जी रतनलाल जी, जी फलीचड़ा खेड़ी से हैं आप, बताइए अपना जवाब। सर दूसरों ने जो बताया उससे ये गेहूं जब कटाई का समय आ गया उसी समय, तो उसमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सिंचाई नहीं करनी चाहिए कटाई के वक्त। और कोई मुख्य सावधानी जो हो? बादल के मौसम देख करके ही कटाई करते हैं भाई। बात हो गई सिंचाई की, आपने बोला कि मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। और कोई अगर मुख्य सावधानी हो या फिर इतनी ही सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, वो कटते समय कपड़े का ध्यान रखना है, क्योंकि दरांती से ही काटते हैं तो लूज कपड़े
नहीं लूज पहनना चाहिए कपड़े इधर, नहीं हाँ। पहनने चाहिए, कसे हुए कपड़े हाँ, जो हाँ, हैं हाँ, जी, उनका हाँ। उनको पहनना चाहिए, हाँ, उनका जी। इस्तेमाल करना चाहिए। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे जो 3 जवाब हैं वो हमें मिल चुके हैं। आइए हम रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञों का, उनसे पूछते हैं कि जो 3 जवाब हमें मिले हैं किसका जो जवाब था वो बिल्कुल सही और सटीक था और कौन बनेगा हमारा आज के कार्यक्रम का पहला किसान कप का हकदार। जी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि बहन भागवंती जी ने बताया कि फसल जो है वो कटाई के समय ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा मतलब गीली भी नहीं हो, कच्चा नहीं हो, क्योंकि गीली काटेंगे तो दाना जो है वो सिकुड़ जाएगा। और दूसरा ये है कि खास बात है कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा पकी हुई नहीं होना चाहिए, नहीं तो दाना जो है वो खिर जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो बहन भागवती जी जो है इस कप की हकदार है। जी देखिए हमारी जो पहली किसान बहन है वो बन गई है हमारी किसान कप की हकदार। तो आप यहाँ पर आ जाइए और बाकियों से गुजारिश है जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, हमें मिल गई है हमारी पहली किसान कप की हकदार। जी बिल्कुल, आइए यहाँ पर, और तालियां जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, ऐसे ही हौसला अफजाई होनी चाहिए कि आगे बढ़े हमारी महिला किसान बहन और वो जो है अपने जो भी अपना हुनर है उसे आगे दिखाएं। जी आप बैठ सकती हैं। देखिए पहली महिला किसान हमें मिल चुकी हैं, पहली किसान कप की हकदार हमें मिल चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनसे पूछ लेते हैं इनका अगला सवाल। और किसान भाइयों बहनों आपके लिए अगला सवाल जो है वो भी गेहूं से संबंधित है। हमने अभी कटाई की बात कर ली कि कटाई के वक्त आपको कौन कौन सी जो मुख्य सावधानियां हैं वो बरतने की जरूरत होती है। कटाई के बाद बात आती है थ्रेशिंग की, तो थ्रेशिंग के वक्त आप कौन सी मुख्य सावधानियां बरतेंगे, अब आप इसके बारे में हमें बताइए। और जो भी जवाब देना चाहता है अपना हाथ खड़ा कर लीजिए। देखिए बहुत सारे हाथ जो है इस सवाल के लिए भी उठ गए हैं कि कौन कौन बताना चाहेगा। आप सबसे पहले खड़े हो जाइए और अपना जवाब दीजिए कि आप थ्रेशिंग करते वक्त जो है कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतेंगी। जी अपना नाम बता दीजिए पहले तो हमें। मेरा नाम संग्री। जी संग्री जी आप बताइए कौन सी सावधानियां बरतती हैं आप। एक तो काटती वक्त थ्रेशर में निकाले नहीं वक्त नशो नहीं करना चाहिए आदमी जी। एक ढीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जी। एक नींद को जोगो नहीं आना चाहिए, 8 महीने नहीं जाते रहे। जी नींद नहीं आनी चाहिए ताकि ध्यान रहे कहीं हाथ न कट जाए उसमें। जी बिल्कुल, ये देखिए मुख्य सावधानियां इन्होंने बता दी हैं। आप बैठ सकती हैं। पीछे से भी हमारे जो किसान भाई बहन मौजूद हैं उन्होंने हाथ खड़ा किया था, उनसे भी पूछ लेते हैं। देखिए इन्होंने हाथ खड़ा किया था, आप खड़े हो जाइए और अपना जवाब दीजिए। उससे पहले अपना नाम बताइए। प्रभुलाल जाट मेरा नाम। जी प्रभु जी बताइए। थ्रेसिंग के समय नशा नहीं करना चाहिए, ढीले नशा कपड़े नहीं नहीं पहनने चाहिए, जी। अधिक थकान होने पर काम बंद कर देना चाहिए। और जी आप कह रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, अगर थकान हो जाती है फिर कहें कि नींद आ रही हो तो अब नहीं करना चाहिए, और और शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरा अगर ढक कर रखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद और रहेगा। वो भी ध्यान रखना, थ्रेसर में हाथ न चला जाए, हाथ कुछ ना भी। जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए हमें 2 जवाब जो हैं सवाल के वो मिल चुके हैं। अब देख लेते हैं कि और हमारे जो कौन किसान भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं वो इसका जवाब देना चाहेंगे। 2 ने तो विस्तार से बता दिया है कि कौन कौन सी मुख्य सावधानियां वो बरतते हैं और औरों को भी वो जानकारी देना चाहते हैं कि क्या सावधानियां हमारे और किसान भाई बरत सकते हैं। और कौन जवाब देना चाहेगा यहाँ से? देखिए पीछे से एक और हाथ खड़ा हो गया है, आइए उनके पास चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि उनका जवाब क्या है, क्या मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए थ्रेशिंग के समय। अपना नाम बताइए पहले जी तो। मीठालाल जाट। जी मीठालाल जी बताइए कौन सी सावधानियां बरतते हैं आप। थ्रेसर चलने के समय सबसे पहले तो अगर रात का समय है तो बल्ब वगैरह चाहिए, जी रात के समय रोशनी का पूरा प्रबंध रोशनी होना का प्रबंध चाहिए। होना चाहिए। और ज़्यादा थकान है तो उसमें आराम मिलना ही चाहिए। जी और बारिश का मौसम भी ध्यान रखना चाहिए, अगर बादल वैसे हो रहे हैं तो उस हिसाब से। जी बस यही होता जी आपका कहने का मतलब है कि मौसम का ध्यान रखें और है। रोशनी का पूरा कंबल प्रबंध है, हो। रात के समय में कर रहे हैं तो कंबल है, कोई वैसा टुवाल वोल ऐसा नहीं चाहिए। जी पूरा ढका हुआ होना चाहिए, ज्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए, ज़्यादा गिले रहेंगे या गीले रहेंगे अटकने का खतरा रहता है। जी बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। देखिए तीनों जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तीनों हमारे किसान भाई बहन जो हैं उन्होंने बता दिया है कि कौन सी मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप गेहूं की थ्रेशिंग कर रहे हो, फसल की थ्रेशिंग कर रहे हो। आइए हमारे विशेषज्ञों का रुख करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या जवाब सही है इसका और किस हमारे किसान भाई बहन ने इसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। जी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कौन से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बनते हैं किसान कप के हकदार। लगभग तीनों ने ही करीब करीब एक जैसे ही उत्तर दिए हैं और सब के उत्तर बराबर ही थे। और मेरा ये सोचना है कि महिलाएं जो है कृषि के अंदर लगभग 75% कार्य कर रही है और महिलाओं को अग्रणी रहना चाहिए और अग्रणी आ रही है। तो मैं इसमें मानता हूं कि जो शंकरीबाई ने उत्तर दिया है वही इस कप के हकदार है। जैसे इन्होंने बताया कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, कपड़े जो है वो
ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि मशीन में फंस के दुर्घटना हो सकती है। नींद का झोंका नहीं आए, मतलब शरीर में थकान नहीं हो। तो ये उत्तर जो है बिल्कुल सही है इनका, और इनको किसान कप दिया जाए। तो देखिए एक और हमारी किसान कप की हकदार यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं। हमारी महिला किसान एक और बन गई हैं हमारी किसान कप की हकदार। तो आइए मैं आपके पास आती हूँ और आपको देती हूँ आपका किसान कप, और बाकियों से गुजारिश है जोरदार तालियां बजाइए दीजिए इनके लिए। दूसरी महिला किसान हमारी बन चुकी हैं किसान कप की हकदार। तो मैं किसान भाइयों से जानना चाहूंगी, क्या कर रहे हैं आप? सारे कप जो है महिलाएं ले जाएंगी, आप पीछे रह जाएंगे। तो पीछे तो नहीं रहना चाहते ना आप? तो आप हाथ खड़ा कीजिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, जवाब दीजिए और महिलाओं को दिखा दीजिए आप भी किसी से कम नहीं हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने हाथ खड़ा करेंगे, जवाब देंगे, आपसे पूछना चाहूंगी आपका अगला सवाल। क्या आप अपने अगले सवाल के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये भी तैयार हैं अपने अगले सवाल के लिए। तो इनसे पूछ लेते हैं इनका अगला सवाल। तो अब हमने अभी तक बात कर ली किसान भाइयों बहनों गेहूं की कटाई के बारे में, थ्रेशिंग के बारे में। जब थ्रेशिंग भी हो जाती है तो महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है भंडारण की। तो अब आपका अगला प्रश्न है कि आप गेहूं की भंडारण करते समय कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतेंगे, और साथ ही साथ अगर आप मंडियों में बिकवाली के लिए फसल को ले जा रहे हैं उस समय क्या सावधानियां बरतेंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए मेरा सवाल पूरा भी नहीं हुआ था और हमारे जो पीछे किसान भाई बैठे हैं उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया था, तो उनके पास हम सबसे पहले जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या है उनका जवाब, क्या बताना चाहते हैं कि वो भंडारण के वक्त कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतेंगे, और साथ ही साथ जब वो मंडी में जाएंगे बिकवाली के लिए तब क्या मुख्य सावधानियां बरते जिससे उनको अपनी गेहूं की फसल का अच्छा मूल्य जो है वो मिल सके। जी आपसे गुजारिश है आप इधर आ जाइए और अपना नाम बता दीजिए एक बार फिर से। रोशन लाल जाट। जी रोशन लाल जी, कौन सी सावधानियां बरतेंगे आप? साफ हो, सूखा और गीला नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, और मतलब मंडी में ले जाते टाइम कचरा नहीं होना चाहिए, उसमें सूखा होना चाहिए। जी तो आपके कहने का मतलब है कि साफ सूखा होना चाहिए जब आप भंडारण कर रहे हैं, और जब मंडियों में ले जा रहे हैं तो उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, और जो फसल है वो सूखी होनी चाहिए। जी अगर उसमें नमी होगी तो फसल जो है वो थोड़ी खराब हो सकती है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए एक जवाब मिल गया है, साथ ही में हमारे एक और मीठा लाल जी बैठे हैं, आइए उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका जवाब क्या है। जी आप बताइए मीठा लाल जी, क्या सावधानियां बरतेंगे आप? जी भंडारण में तो सूखा एकदम होना चाहिए जी, ठंडा होना चाहिए जी, गीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, साफ होना चाहिए। जी तो आपके कहने का मतलब है साफ सूखा और ठंडा होना चाहिए भंडारण का, ये रूल है, नियम है ये। जी 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 अगर मंडी में ले जा रहे हैं तो साफ, सबसे पहले तो साफ होना चाहिए जी। पैकिंग में कोई नया कट्टा वगैरह होएगा तो अच्छा रहेगा, और अगर बारीक वाले को अलग छान के ले जाएंगे तो हमें अच्छी कीमत मिलेगी। जी आपके कहने का मतलब है कि बारीक गेहूं को अलग रखिए और जो मोटा अनाज है उसे अलग करके आप अगर बिकवाली करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जी तो और कुछ सावधानियां बरतते हैं आप? बस ये तीनों हो गई जी, ये तीनों ही साफ, ठंडा और सूखा। और अगर मंडियों में जा रहे हैं तो ये चाहते हैं कि जो इनकी फसल है वो सूखी हो और जो कचरा है उससे साफ निकाल दिया जाए। और कौन जवाब देना चाहेगा यहाँ से? देखिए एक और हमारे किसान भाई ने हाथ खड़ा कर लिया है, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मैं तो पाटन से हूँ, तुलसीराम सुतार। जी तुलसीराम जी बताइए अपना जवाब। ये साफ सूखा और स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल से पहले जो आगे भाव की जानकारी भी कर लेनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है हमारे किसान भाई ने कि अगर मूल्य की जानकारी जो है वो पहले से ही होगी तो अच्छा भाव भी मिलेगा। और बताइए जी जी अगर भंडारण की बात करें तो आपने बता दिया कि मंडी में ले जाने के लिए जी साफ सुथरा होना चाहिए। इनका कहना है कि साफ सुथरा होना चाहिए गेहूं अगर आप भंडारण कर रहे हैं। और अगर हम मंडियों की बात करें तो इन्होंने जैसे कि बताया है कि कचरा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ सूखा होना चाहिए इनकी जो फसल है। और जैसे कि हमारे तीसरे किसान भाई ने बताया था कि मंडियों में अगर भाव की जानकारी पहले से हो तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है, उससे आने जाने का जो खर्च है वो भी कम हो जाता है। अब इनमें से कौन सा जवाब जो है हमारे विशेषज्ञों को बिल्कुल सही और सटीक लगता है, आइए उनसे जान लेते हैं। और कौन बनता है हमारा किसान कप का हकदार वो भी उनसे जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे किसका जो जवाब था वो बिल्कुल सही और सटीक था? वैसे तीनों किसानों ने सही बात बताई कि भंडारण में क्या क्या बातों की जानकारी, लेकिन इन तीनों प्रश्न में से मीठा राम जी का जो जवाब था वो सबसे सही था कि उन्होंने ये कहा कि साफ़ होना चाहिए सब। देखिए आजकल कोई भी ख़राब गेहूँ या उसके अंदर कचरा होगा तो कोई नहीं खरीदेगा, तो सबसे पहले गेहूँ आपका साफ़ होना चाहिए। फिर आपने कहा कि ग्रेडिंग भी करना चाहिए, छोटा दाना अलग, बड़ा दाना अलग, कटा हुआ दाना अलग। तो अगर ऐसा करेंगे तो ग्रेडिंग किया होगा, साफ़ होगा, सुथरा होगा, नमी नहीं होनी चाहिए। जब आप गेहूँ
कटाई करके लेके जाते हैं, अगर मुंह में उसको दाने को दबाएंगे, वो कट से अगर आवाज़ बोल दे तो उसके अंदर आवाज़ आनी चाहिए। तो उसमें नमी नहीं होगी तो उसका बाद में गेहूँ ख़राब नहीं होगा। तो गेहूँ साफ़ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, तीनों बात बताई। और एक भाई ने अच्छा ही बताया कि उसके बोरी वगैरह जो है वो साफ़ सुथरी बोरी में भर के लेके जाना चाहिए ताकि पैकिंग उसका है वो अच्छा पैकिंग हो। आजकल पैकिंग से भी बिकता है गेहूँ। अगर आप कट्टा साफ़ सुथरा नया है तो उसका पैकिंग का भी उसका एक भाव है। और एक किसान भाई ने ये भी अच्छी बात बताई कि खासकर आप अपन फ़ोन से मालूम कर ले कि मंडी में अभी क्या भाव चल रहा है, किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, तो आपको ज़्यादा भाव मिले और अच्छा भाव मिले, वही किसान की सबसे बड़ी उसमें फ़ायदा है। जी, तो जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि हमारे जो दूसरे नंबर के किसान भाई थे वो बन गए हमारे किसान कप के हकदार। तो उनसे गुजारिश है वो आगे आ जाइए और अपना किसान कप जो है यहाँ से ले जाइए हमसे, और बाकियों से गुजारिश है जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। देखिए मेरी बात को इन्होंने गंभीरता से लिया है और हमारे जो किसान भाई हैं वो भी बन गए हमारे किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो देखिए हमारे 3 किसान कप के हकदार अभी तक हमें कार्यक्रम के दौरान मिल चुके हैं। आगे हमारे कितने किसान कप के हकदार हमें मिलेंगे और कितने हमारे जो किसान भाई बहन हैं हमारे सवालों के सही जवाब दे पाएंगे, ये सब हम जानेंगे। पर उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। किसान भाइयों बहनों, आज हम आए हैं राजस्थान के उदयपुर के फलीचड़ा खेड़ी गांव में और यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ हमारे गांववासी और साथ ही साथ विशेषज्ञ गण। और यहां पर आज हम गांववासियों से बातचीत कर रहे हैं कृषि क्रियाओं के बारे में। कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करते हैं वो अपने खेतों में और अपनी फसलों की देखभाल किस प्रकार करते हैं, इन सब के बारे में हम उनसे जानकारी ले रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं इन विषयों से संबंधित। और जो भी हमारे जो किसान भाई बहन सही जवाब दे रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे किसान कप के हकदार। अभी तक हमारे कार्यक्रम में हमें 3 किसान कप के हकदार मिल चुके हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कितने किसान कप के हकदार आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमें मिल पाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आप तैयार हैं अपने अगले प्रश्न के लिए? बिल्कुल, देखिए ये भी कह रहे हैं बिल्कुल तैयार हैं। तो फिर हम समय नहीं गवाते हैं और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल, यानी कि चौथा सवाल। तो किसान भाइयों बहनों, चौथा सवाल आपके लिए है अमरूद के ऊपर। अमरूद की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं जिनकी खेती आप यहाँ पर करते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए हमारे 2 जो किसान भाई बहन हैं उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जवाब क्या है। कौन कौन सी उन्नतशील किस्में जो हैं जिनकी खेती वो करते हैं यहाँ पर, उनका जवाब ले लेते हैं। जी आपसे गुजारिश है खड़े हो जाइए और अपना नाम बताइए। रतन लाल जाट। जी रतन लाल जी बताइए। अमरूद में एक इलाहाबादी सफेदा जी, दूसरा L49 49 जी, तीसरा श्वेता जी और ललित जी, अर्का मर्दुला जी। जी ये तमाम जो अमरूद की उन्नतशील किस्में हैं जिनकी आप खेती और करते सभी हैं। हमें प्रेजेंट में लगा रखी मैंने, आपने लगा भी रखी है। अच्छा उत्पादन मिल जाता है इनका। जी अच्छा उत्पादन भी इनको मिल जाता है जिन किस्मों की इन्होंने बात की है। आप बैठ जाइए। और कौन जवाब देना चाहेगा अपना हाथ खड़ा कीजिए। मैं पीछे से जानना चाहूंगी और कौन बताना चाहेगा। अमरूद की खेती करता कौन कौन है यहाँ पर, कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं? जी देखिए आगे हमारी महिला किसान हैं, उन्होंने ही हाथ खड़ा किया है, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या जवाब देना चाहती हैं
वो। आप बताइए, अमरूद की खेती करती हैं आप, कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं? एक तो ये ललित वेराइटी जी एक इलाहाबाद सफेदा जी, ललित लगाती हैं, इलाहाबाद सफेदा लगाती हैं। और कोई किस्में हो? और किस्मत में याद ही नहीं है। और किस्मों के बारे में जानकारी नहीं है इनको। दो जो हैं वो इन्होंने किस्मों के बारे में बता दिया है। हमारे पहले जो किसान भाई थे उन्होंने भी जानकारी दे दी थी। आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञों का और उनसे पूछते हैं कि इनमें से जो हमारे दो किसान भाइयों बहनों ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब किसका था? जी डॉक्टर साहब। जी, जो रतनलाल जी जाट ने जो आंसर दिया है कि जो इलाहाबाद सफ़ेदा, L49, सरदार, अर्का मर्दुला, इसके अलावा भी जैसे हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरखा, कई विकसित किस्में हैं जो किसान भाई अपने राजस्थान में उगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अपने जो उदयपुर के जो क्षेत्र में है आजकल अमरूद की खेती काफ़ी की जा रही है और किसान भाई जो नई किस्में विकसित हो रही है उनको अपना भी रहे हैं और उगा भी रहे हैं। इस तरह जो पहले जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर बताया है रतन जी ने, तो रतन जी का मैं जानता हूँ कि रतन जी का जो आंसर है वो ठीक है। तो जो असली जो कप के हकदार हैं वो रतन जी हैं। जी देखिए, हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि रतन लाल जी बन गए हैं हमारे किसान कप के हकदार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। और आप यहाँ पर आके अपना जो कप है वो हमसे ले जाइए। तालियां रुक गई हैं, अच्छा नहीं लग रहा है हमको, तालियां बजाते रहिए। जी आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। देखिए, एक और हमारे किसान भाई बन चुके हैं किसान कप के हकदार। हम बिल्कुल समय नहीं गवाते हैं, देखते हैं और कौन यहाँ पर हमारा अगला किसान कप का हकदार बनेगा और कौन हमारे यहाँ से किसान कप लेकर जाएगा। तो किसान भाइयों बहनों, अभी हमने आपसे पूछा था अमरूद से संबंधित सवाल। अब फलों के बागों से ही संबंधित हमारा जो अगला सवाल है वो है आपके लिए कि आप जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दियों से गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आप अपने फलों के जो बाग हैं उनकी देखभाल किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हाथ खड़ा कीजिए, कौन जवाब देना चाहेगा? देखिए, वहां से पीछे से एक और हाथ खड़ा हो गया है। सबसे पहले उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बदलते मौसम में अपने जो फलों के बाग हैं उनकी देखभाल वो किस प्रकार करते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं जिससे उनके फलों के बागों को नुकसान जो है वो ना पहुंचे। जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा मोहनलाल जाट नाम है। जी मोहनलाल जी। मौसम चेंज होने के वक्त पानी एक बार पिला देना चाहिए, फूल आते टाइम पानी बंद कर देना चाहिए उनको, उसके फूल ठहरने के ऊपर धीरे हुए, और उसके बाद फूल अच्छा आने का उसको स्प्रे देना चाहिए ताकि फल अच्छा पैदावार होवे। और उसका कीड़ा कंजर का ध्यान रखना चाहिए, कोई कीड़ा ना लगे, बीमारी ना लगे। उसमें उसको टाइम से स्प्रे देना चाहिए इसके ऊपर, और उसकी बढ़िया पैदावार कमा सकते हो। जी पैदावार अच्छी ली जा सकती है अगर ये सावधानियां बरती जाएं। जी आप बैठ सकते हैं। और कौन जवाब देना चाहेगा? देखिए, एक और हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। आपसे गुजारिश, आप खड़े हो जाइए और अपना जो जवाब है हमें दीजिए। उससे पहले तो अपना नाम बताइए। हाँ साहब, शंकर लाल मेरा नाम। जी शंकर लाल जी, अपना जवाब बताइए। समय समय पर खाद का भी देने का ध्यान रखना चाहिए। जी आप कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं उसके साथ अगर खाद का भी इस्तेमाल किया जाए, खाद सड़ा देसी खाद दिया जाए तो बाग के लिए बहुत ही अच्छा है। जी देसी खाद जो है वो फलों के बागों के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। आप बैठ सकते हैं। इन्होंने भी अपना जवाब दे दिया है। 2 जवाब हमें मिल चुके हैं। अब हमें इंतजार है हमारे अगले जवाब का। तो कौन देना चाहेगा? देखिए, हमारे किसान कप के हकदार जो रतन लाल जी हैं उन्होंने फिर से हाथ खड़ा किया है। देखते हैं क्या वो इस सवाल का सही जवाब देकर फिर से किसान कप लेकर जा पाएंगे या फिर नहीं। जी रतन लाल जी। जी सर, बदलते मौसम में कटे छटाई का बागवानी में ध्यान रखना चाहिए। कटाई छटाई का ध्यान रखना चाहिए। और कोई मुख्य पानी का ध्यान रखना चाहिए सर। जी पानी के साथ साथ और बस पानी का, और नीचे वो क्या बिछाते हैं, घास वास मल्चिंग बिछा देते हैं। जी मल्चिंग करते रहना चाहिए, पानी के लिए नमी सुरक्षित रहे। नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग बहुत जरूरी होती है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे तीनों जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञों का और जानते हैं कि कौन से हमारे किसान भाई बनते हैं इस सवाल के जवाब देने के बाद किसान कप के हकदार। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किसका जवाब जो था वो बिल्कुल सही और सटीक था। जी, जो तीनों जो अपने किसान भाई हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया है। अभी जैसे क्योंकि गर्मी आने वाली है और मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मार्च अप्रैल में जो सबसे बड़ी समस्या अपने राजस्थान में आती है पानी की कमी। तो जो अपने जैसे किसान भाई हैं रतन जी ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि जो पानी की कमी के कारण जो सबसे अच्छा बचाव है कि पानी जहाँ पर कमी है वहाँ पर एक तो बूंद बूंद जो अपनी सिंचाई पद्धति है उससे सिंचाई करें। दूसरा, आपने जो पलवार जिसको अपन मल्चिंग भी बोलते हैं, जो पलवार है वो 2 तरह से की जा सकती है। या तो अपन पॉलीथीन शीट से, तो जो अलग अलग माइक्रोन की, जैसे 50 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन की जो
अलग अलग जो फसलों पे निर्भर करती है, लेकिन जो लगभग अपने जो फलदार पौधे हैं उसमें 100 माइक्रोन जो मोटाई पॉलीथीन है वो हमेशा मल्चिंग के लिए प्रयोग ली जाती है। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के पास पॉलीथीन सीट उपलब्ध नहीं है तो वो किसान भाई अपने पास जो उपलब्ध जैसे जो घास फूस जो अच्छी सूखी हुई हो उस घास फूस को बिछा पौधे के तने के चारों ओर बिछा के भी पानी की काफ़ी बचत कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जैसे आने वाले समय में अगले महीने में जैसे बेर में प्रूनिंग का समय चल रहा है तो काट छांट भी एक पौधों में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि सही समय पे अपन पौधों की काट छांट करेंगे तो उसकी जो उपज और दूसरी जो गुणवत्ता, यदि फल की गुणवत्ता नहीं होगी तो अपने को बाज़ार में उसका मूल्य और भाव अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए सही समय पर उसकी काट छांट भी ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे एक बात आती है बहार नियंत्रण। बहार नियंत्रण से तात्पर्य होता है कि अपन उसकी जो फूल हैं उन फूलों को कैसे अपन नियंत्रित करें जिससे जो अपनी जो फलों की गुणवत्ता उसको अच्छी की जा सके। तो फलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई अपने पास उपाय हैं, जैसे या तो अपन हाथ से अपन उसके फूलों को झाड़ें, लेकिन जो अपने बड़े बड़े बगीचे होते हैं उसमें संभव नहीं होता। इसके लिए अपन जो यूरिया है, यूरिया का अपन 10% में घोल बना के उसका छिड़काव करेंगे तो उसको अपन बहार को नियंत्रित कर सकते हैं। जो बहार नियंत्रण का जो कार्य है वो मुख्यतः अमरूद, नींबू और अनार में किया जा सकता है। इसके अलावा बहार नियंत्रण के लिए अपन जिस टाइम फूल आ रहे हैं उस टाइम अपन को पानी बिल्कुल रोक देना चाहिए। अतः एक खास बात जो अपने फलदार पौधों में ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी जैसे अमरूद, नींबू उनमें भी फूल आने का समय चल रहा है, तो इस समय अपन को इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है और पानी रोक देना है। पानी तभी देना है जब उसमें फल छोटे छोटे बेर के आकार के बनने लग जाएं। तो जो रतन लाल जी हैं, रतन लाल जी का जो क्वेश्चन जो आंसर है वो काफ़ी सटीक है। तो जो असली जो हकदार हैं वो रतन जी हैं। जी देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से जानकारी दी है कि कौन कौन सी सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। एक और बार हमारे रतन लाल जी बन गए हैं किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए एक बार फिर से। बाकी जो हमारे किसान भाई थे उनको पछाड़ते हुए एक और बार किसान कप लेकर जा चुके हैं यहाँ से रतन लाल जी। तो मैं औरों से गुजारिश करूंगी, देखिए 2 कप लेकर जा चुके हैं रतन लाल जी। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए और जवाब दीजिए और किसान कप जो है आप लेकर जाइए, वरना सारे कप जो है रतन लाल जी अपने घर ले जाएंगे। तो देखिए हमारे जो किसान भाई हैं रतन लाल जी, वो 2 कप लेकर जा चुके हैं और बाकी भी हमारे कुछ किसान कप के हकदार यहाँ पर मौजूद हैं। और देखते हैं कितने किसान कप के हकदार बनते हैं यहाँ पर और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल। तो गाँववासियों, आपके लिए जो अगला सवाल है वो है सब्जियों से संबंधित। अभी तक हमने बात कर ली गेहूं के बारे में, फलों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी जो है आपसे ले ली, हमारे विशेषज्ञों ने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। तो आपका अगला प्रश्न जो है वो ये है कि कौन कौन सी कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं आप। देखिए मेरा सवाल पूरा भी नहीं हुआ था और हमारे किसान भाई ने अपना हाथ खड़ा कर दिया था। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जवाब क्या है। जी आप खड़े हो जाइए और अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम प्रभुलाल जाट है। जी प्रभुलाल जी, बताइए कौन कौन सी कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती होती है यहाँ पर। कद्दू वर्गीय सब्जियों में करेला है, तोरई है जी, खीरा ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है जी, और लौकी है जी। देखिए इसके बोने के लिए डोली बनानी चाहिए जी, और उसके डोली की दूरी 30 सेमी होनी चाहिए, नहीं 3 मीटर होनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी होनी चाहिए जी। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बता दिया है कि क्या कौन कौन सी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। आप बैठ सकते हैं और यहाँ पर एक हमारे किसान भाई मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है आप खड़े हो जाइए और अपना जवाब दीजिए कि कौन कौन सी कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं। अपना नाम बताइए पहले तो। पूरा लाल जी, अपना जवाब बताइए अब। आल जी जी, कोड़ा, ये सीधा जो डोड़ा कर से डोड़ा ऊपर सोबा जी ना। तो आप तोरई वगैरह की जो है खेती करते हैं यहाँ पर और उनकी बुआई करते हैं। जी आप बैठ सकते हैं। रतन लाल जी, इस बार आपसे नहीं पूछेंगे, हम औरों को मौका देंगे और देखेंगे कि वो किसान कप ले जाएं। आप ऑलरेडी 2 लेकर जा चुके हैं। जी आप खड़े हो जाइए, अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मोहनलाल जाट नाम है मैडम जी। कौन कौन सी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं? ऑलरेडी तुरई, करेला जी, और तरबूज जी, और जितने भी ये है वेलो की जो सब्जी है उनको 3 मीटर दूर रखनी चाहिए, बढ़िया हकाई करनी चाहिए जी, और इनका मतलब टाइम से टाइम पहले होनी चाहिए जी। इसके बारे में मैं आपसे बाद में जानकारी ले लूंगी। अभी आपने कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में जानकारी दे दी है। आइए अब हमारे विशेषज्ञों का रुख करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे जो 3 किसान भाई हैं उन्होंने जवाब दिया है, उनमें से बिल्कुल सही और सटीक जवाब किसका था और कौन लेकर जाने वाला है इस जवाब के बाद किसान कप अपने साथ। जी डॉक्टर साहब आप बताइए। जी, कद्दू वर्गीय सब्जियां जिसको अपन बेल वाली सब्जियां भी बोलते हैं, अपने राजस्थान में मुख्यतः
लौकी, करेला, तोरई, खरबूज, तरबूज, टिंडा, तरककड़ी, ये सभी तरह की जो सब्जियां हैं वो उगाई जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जियां जो बुआई का जो सबसे उपयुक्त समय है वो अभी चल रहा है, फरवरी मार्च में अपन इसकी बुआई कर देते हैं। यदि जिन किसान भाइयों ने अभी इसकी बुआई नहीं की है तो वो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी बुआई जून जुलाई में जब बारिश वाले मौसम में भी की जाती है। किसान भाई उसके लगाते समय जो अपन ध्यान रखते हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी बुआई हमेशा दोरों में ही करें जहाँ पर पानी की कमी है, क्योंकि ये दोरों में अपन जो डोली बनाते हैं, डोली के दोनों ओर इसकी बुआई कर देते हैं बीजू की। और जो जैसे एक किसान भाई ने बताया अपने जो सबसे पहले जो प्रभुलाल जी ने, उन्होंने सही जवाब दिया है कि जो कतार से कतार की दूरी है वो लगभग 3 मीटर रखते हैं तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 मीटर के आसपास रखते हैं। तो जो सबसे पहले जो अपने किसान भाई ने बताया वो सबसे सही जवाब है। जी बिल्कुल, देखिए आखिरकार प्रभुलाल जी जीत ही चुके हैं किसान कप। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आप अपना किसान कप जो है हमसे लेकर जाइए यहाँ से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको प्रभुलाल जी। तो देखिए हमारे एक और किसान कप के हकदार हमें यहाँ पर मिल चुके हैं और लगातार हम यहाँ पर जो हमारे किसान भाई बहन मौजूद हैं उनसे कृषि से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं और वो भी उनके बढ़ चढ़ कर जवाब दे रहे हैं और बन रहे हैं हमारे किसान कप के हकदार। अभी हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि और कितने हमें किसान कप के हकदार आज के कार्यक्रम में हमें मिल पाते हैं। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। किसान भाइयों बहनों, आज हमारी ये जो टीम है वो मौजूद है राजस्थान उदयपुर के फलीचरा खेड़ी गांव में और हम यहां पर गांववासियों से बात कर रहे हैं खेतों में की जाने वाली कृषि क्रियाओं के बारे में, उनकी फसलों की वो देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में और अपने जवाब जो है वो हमें दे रहे हैं और उनके जो भी जवाब हैं वो बिल्कुल सही या सटीक हैं कि नहीं, उनका निर्णय ले रहे हैं हमारे विशेषज्ञ गण। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनसे काफी सवाल पूछ लिए हैं। आइए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और गांववासियों, आपके लिए जो आपका अगला सवाल है वो ये है कि गर्मी के मौसम में जो गहरी जुताई की जाती है खेतों में वो किस प्रकार करते हैं आप लोग और वो कैसे फायदेमंद है आपके लिए, इसके बारे में बताइए। और जो भी इसका जवाब देना चाहता है हाथ खड़ा कर दीजिए। देखिए एक हमारे किसान भाई बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं। हम सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि उनका जवाब क्या है। आप खड़े हो जाइए और अपना जवाब जो है यहाँ पर आ जाइए यहाँ पर और अपना नाम बताइए। हमने सबसे पहले जी शंकर लाल जी अपना जवाब बताइए। सब ये गहरी जुताई करने से मिट्टी पलट जाती है, जो कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो फालतू घास उगता है वो नहीं उगता है। पानी जो बरसता है वो पूरा उस खेत में रहता है जी। और इन चीज़ों से काफ़ी फायदा रहता है जी। तो आपका कहने का मतलब है जो गहरी जुताई है वो कुल मिलाकर काफी फायदेमंद होती है जी, फसलों के लिए भी और खेतों की मिट्टी के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। आप बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे किसान जो है वो लगातार अपना हाथ खड़े करे हुए हैं। आइए इनसे पूछ लेते हैं कि इनका जवाब क्या है। जी अपना जवाब बताइए। जी मिठालाल जी सबसे पहले तो कि ज़्यादा सुखाए नहीं, नमी के टाइम में हम अच्छी गहरी अकाई कर लें जी। उससे क्या फायदा है, एक तो कीड़े कंजर सब मर जाएंगे। जो बारिश का पानी है पूरी तरह से वो खेत गिला हो जाएगा जी। जो उसमें हमारे वो जो भी फालतू जो बीज उगेंगे वो नहीं उगेंगे जी। ये फायदा रहेगा जी। और भी कुछ बताना चाहेंगे? गहरी जुताई जो है वो करते कैसे हैं? मोरप्लो से जी।
जी देखिए, हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं उन्होंने भी बता दिया है कि वो किस प्रकार गहरी जुताई करते हैं और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके बारे में भी हमारे 2 किसान भाई हमें बता चुके हैं। और कौन बताना चाहेगा? अपना हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, प्रभुलाल जी ने फिर अपना हाथ खड़ा कर लिया है और फिर वो किसान कप के हकदार बनना चाहते हैं। आइए पूछते हैं कि इनका जवाब क्या है। मैम, सबसे पहले गेहूं की कटाई के बाद खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए जी, और उससे फायदे हैं कि पहले जी फायदों के बारे में आप बता रहे थे हमें जी। कि वो बारिश का पानी आएगा वो सीधा अंदर जाएगा और दूसरा हानिकारक कीट होंगे वो नष्ट हो जाएंगे जी। और तीसरी बात है कि अगले साल नेक्स्ट साल फसल अधिक उत्पादन होगी, उससे अधिक उत्पादन के लिए गहरी जुताई जो है वो बहुत फायदेमंद होती है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे 3 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं और हमारे तीनों किसान भाइयों ने बताया है कि वो किस प्रकार फायदेमंद साबित होती है गहरी जुताई हमारे खेतों के लिए, और अधिक उत्पादन के लिए गहरी जुताई जो है वो काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। इनसे पूछ लेते हैं, हमारे विशेषज्ञ जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि कौन से हमारे किसान भाई ने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है और कौन बन गया है हमारा अगला किसान कप का हकदार। जी डॉक्टर साहब। वैसे तीनों किसान भाइयों ने बहुत सही सटीक जानकारी दी है कि मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए और अभी खेत में नमी हो तभी जुताई करनी चाहिए, जिससे एक तो बारिश का पानी अंदर जाता है, दूसरी चीज़ इसमें जो खरपतवार के जो बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो कीड़े होते हैं अंदर जो फसल को नुकसान वो कीड़े मर जाते हैं। तो तीनों चारों पर मेरे ख्याल से जो शंकर जी ने जो बताया था सबसे पहले, उनको ये कप मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे जो सबसे पीछे किसान भाई बैठे हैं शंकर लाल जी, उनसे गुजारिश है यहाँ पर आ जाइए, अपना किसान कप जो है आप लेकर जाइए। बिल्कुल तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जी शंकर लाल जी, जी बहुत बहुत मुबारक हो, आप अपनी जगह पर आ सकते हैं। देखिए, ये इन्होंने कोशिश की, पहले भी इन्होंने जवाब दिए थे पर किसी कारणवश इनके जो जवाब थे वो बिल्कुल सटीक नहीं हो पा रहे थे और ये किसान कप के हकदार नहीं बन पा रहे थे, पर इन्होंने लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार किसान कप जो है इन्होंने अपने नाम कर ही लिया। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों बहनों, अब आपके लिए मौका है, आखिरी मौका है ये। मैं आपसे पूछने वाली हूँ आपका आखिरी प्रश्न, अगर आपने इसका जवाब दिया तभी आप किसान कप ले जा पाएंगे, वरना आपके हाथ कुछ भी नहीं लग पाएगा। तो फिर तैयार हैं अपने आखिरी प्रश्न के लिए? जी बिल्कुल, देखिए तैयार हैं ये लोग अपने आखिरी प्रश्न के लिए। तो इनसे पूछते हैं इनका आखिरी प्रश्न। हमें तमाम खेतों में देखने को मिलता है जो चूहे हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं हमारे खेतों के लिए भी, हमारी फसलों के लिए भी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूहा नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। कौन जवाब देना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, हमारे एक और किसान भाई ने हाथ खड़ा कर लिया है, उनसे जानना चाहेंगे कि चूहा नियंत्रण जो है, जो हमारे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है चूहा, उसका नियंत्रण किस प्रकार किया जाए और उससे अपनी फसलों को, अपने खेतों को किस प्रकार बचाया जाए, इसके बारे में इनका क्या कहना है, आइए इनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जाकिर हुसैन जेवाना। जी जाकिर हुसैन जी, आप बताइए। जहाँ खेत में चूहे का बिल होता है वहाँ 1-2 बार तो चने और गुड़ और तेल में मिला के वहाँ डालना चाहिए जी, बिना दवा के जी। 1-2 बार वो खाएगा। दूसरी दवा के बाद जिंक फास्फेट दवा मिला के उसको खिलाओ जी। जिंक फास्फेट दवा मिलाकर खिलाएंगे तो वो फिर वहाँ नहीं आएगा, नहीं चूहा खत्म हो जाएगा जी। और कोई अगर जानकारी आप देना चाहें, और कोई नियंत्रण करते हैं आप? जी, यही दवाई मिलाकर के जो है ये अपने चूहों का नियंत्रण करते हैं। हमारे एक और किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जी मोहनलाल नाम मेरा। जी मोहनलाल जी, लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये गेहूं के खेतों में अगर चूहा का दर्द जो होता है, पहले सभी खेतों के अगर आसपास के खेतों में अगर इंक्वायरी करनी चाहिए कहाँ कहाँ ये है। हाँ, उसके बाद उसमें लकड़ी लगा के एक कपड़े का खंजर लगाना चाहिए कि यहाँ पर है। दूसरे दिन उसे मिट्टी से उसको सब निपाई करके ट्राई कर देना चाहिए। तीसरे दिन उसको देखना है कहाँ कहाँ ये मिट्टी खोद के रखी है, उसी जगह उसको गुड़ और ये उसकी दवा डाल के उसको कवर करना चाहिए जी। बाकी हर जगह नहीं डालनी चाहिए, हर जगह फालतू वेस्टेज होती है। चाहे उसे मालूम पड़ जाता है हाँ ये मिट्टी कल खोदी हुई, उसी जगह उसकी दवा रखनी चाहिए ताकि वो पकड़ा जाता है हाँ ये है। जी बिल्कुल, देखिए हमें विस्तार पूर्वक जवाब जो है यहाँ पर मिल गया है, आप बैठ सकते हैं। और कौन जवाब देना चाहेगा यहाँ पर? चूहों का नियंत्रण आप लोग किस प्रकार करते हैं, और कोई जवाब देना चाहेगा? देखिए, रतन लाल जी और प्रभुलाल जी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि एक एक कप इनको जो है और मिल जाए। तो आप रतन लाल जी खड़े हो जाइए, अपना जवाब जो है वो बता दीजिए। पहले तो सामूहिक रूप से प्रयत्न करना चाहिए चूहे की रोकथाम के लिए जी। और फसल की कटाई हो तब अपने अपने खेत में देखना चाहिए कि भी शाम के समय
जो भी वो दर होते हैं बिल उसके ऊपर लिपाई कर देनी चाहिए। दूसरे दिन आकर के देखना चाहिए कि किस किस बिल को वो चूहों ने खोद लिया है, तो अपने को पता चल जाता है कि यहाँ चूहे हैं, तो वहाँ वो निशान लगा देते हैं। और उसमें 2-3 दिन तक तो अपने जो गेहूं मक्की या चना हो वो आटे में मिला करके रख देते हैं, इसलिए चूहे वो आदत पड़ जाती है खाने की। उसके तीसरे रोज उसमें वो जिंक फास्फेट का 1 ग्राम जिंक फास्फेट, 10 ग्राम तेल और 100 गुना आटा की गोले बना करके उसके बिलों के ऊपर रख देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिलों के ऊपर ये जो मिश्रण है ये रख देते हैं, जिसके बाद जो चूहे हैं वो नहीं आते हैं और उनका नियंत्रण जो है वो हो जाता है। तो हम रुक करेंगे अपने विशेषज्ञ का और उनसे जानेंगे कि किस हमारे किसान भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है चूहों के नियंत्रण के लिए। जी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए किसान भाइयों, चूहा समस्या बहुत ज़्यादा है, खड़ी फसल में भी है, और जब भंडारण आप अभी गेहूँ अपने घर पे लेके आ जाएंगे तो भी भंडारण के समय में भी चूहों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 5 से 10% लगभग हमारी जो अनाज है वो इस चूहों की वजह से ख़राब हो जाता है। तो खासकर चूहों की समस्या से किसानों तीनों ने अच्छा जवाब दिया, लेकिन जैसे मोहन भाई ने और रतन जी ने भी बताया कि चूहों के नियंत्रण में दवाई डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मैं मोहन जी के जवाब पे ज़्यादा जानना चाहूँगा कि खासकर चूहा नियंत्रण एक अभियान के रूप में काम चलाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप अकेले अगर कुछ कर लिया तो दूसरे खेत से चूहे आपके खेत में आ जाएंगे। तो इसलिए आप पूरे गांव वाले सब मिल के एक दिन आप पहले तय कर लें, उसके बाद में उसके अंदर पहले जो चूहों के अंदर बिना दवाई मिलाई हुई दवाई नहीं मिलानी है, और उनको 2-3 दिन तक हैजा करना। आप अपने मेवाड़ी में हैजा करने भी कहते हैं कि उनको लालच दीजिए, आप 2-3 दिन तक उनको आने दीजिए। और वो आटा है आपका, कटे हुए गेहूँ मक्की के दाने हैं, दलिया है, तेल है, ये सब मिला के आपका पूरा मिश्रण एक बार उनको गोली बना के उनके धीरे धीरे उनके करना और उन दर को बंद कर देना एक बार। और जिस दर में अपन को मालूम हो रहा है कि ये नए दर खुले हुए हैं, उन्हीं चूहों के उन्हीं जो दर हैं उनके ऊपर ही आपको फिर तीसरे दिन जाके 2 दिन के बाद में आप ये लगातार करें, तीसरे दिन जाके उसके ऊपर ये गोलियाँ और ये आपको जिसमें जिंक फास्फेट जो दवाई दोनों भाई ने बताई है कि जिंक फास्फेट काली दवाई के नाम से भी बाजार में मिलती है, ये काली दवाई भी आप उसके अंदर मिला के मिश्रण बना के फिर उसकी गोलियाँ बना के आप किसी कागज़ के ऊपर या किसी पत्ते के ऊपर रख लें, ताकि क्या कि वो नहीं तो गोल घूम जाएगी, तो चपटी बना के ताकि क्या कि उसको आराम से खा सके। तो इसके बाद में वो धीरे धीरे चूहा आपके वहाँ से मरने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो दवाई है और ये मिश्रण है ये आपने अच्छी तरह से बताया। तो खासकर मैं मोहन जी को कहूँगा कि इन्होंने का अच्छा जवाब था और ये इनाम के हकदार। जी बिल्कुल, देखिए रतन लाल जी को पछाड़ते हुए मोहन लाल जी बन गए हैं इस वक्त हमारे किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये भी लगातार कोशिश कर रहे थे और आखिरकार किसान कप इन्होंने अपने नाम कर ही लिया। तो किसान भाइयों बहनों, हमने आपसे पूछ लिए काफी सवाल, अब बारी है आपकी। आपके पास कोई भी सवाल है खेतीबाड़ी से संबंधित तो हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, फायदा उठाइए इस मौके का और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से खेतीबाड़ी से संबंधित आप पूछ सकते हैं। तो कौन पूछना चाहता है कोई भी सवाल, कोई भी परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं खेतीबाड़ी में अपने खेतों में? देखिए पीछे से हमारे जो मीठा लाल जी हैं उन्होंने हाथ खड़ा किया है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से और उनका जवाब जो यहाँ पर मौजूद हमारे विशेषज्ञ हैं वो इन्हें जरूर देंगे। जी मीठा लाल जी, आप खड़े हो जाइए और अपना जो सवाल है वो आप हमारे विशेषज्ञों से कर सकते हैं। हम रोजड़े से बहुत परेशान है। नील गाय जी डॉक्टर साहब, बहुत नुकसान करती है फसल में। जी डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि ये नील गाय से बहुत परेशान है, किस प्रकार इस समस्या से निजात पाया जाए? नील गाय की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक समस्या है और ये वन अधिनियम वन्य जीव सुरक्षा के अधिनियम इनका प्रोटेक्शन किया हुआ, तो इनको अपन मार नहीं सकते। इनके लिए तो जो है कम से कम आपको सामूहिक रूप से इस तरीके से पूरे गाँव की जो कृषि भूमि है उसके चारों तरफ 7 से 8 फीट की अगर फेंसिंग वायर से तारबंदी कर सकते हैं तो वही है, बाकी उसके अलावा तारबंदी जो है वो बहुत ही बेहतरीन विकल्प है इसके लिए। सरकार भी काफी प्रयास कर रही है इसके प्रति कि नील गाय से जो है जो भी नुकसान हो रहा है उसे संभाला जाए, उसे बंद किया जाए। जी एक और हमारे यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं जो पूछना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञों से जवाब चाहते हैं। आइए आप यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। शंकर लाल जाट मेरा नाम है। जी शंकर लाल जी, मार्केट में अभी किसान है ना जो बीज बोने के टाइम पे किसान जो उसका कोई चयन नहीं कर सकता है, जो मार्केट में इतने वैज्ञानिकों ने इतने बीज निकाल दिए कि शायद एक वो किसान उसका चयन नहीं कर सकता है। हर साल नए नए बीज आते हैं, तो किसान को कोई एक ठोस
किस्म का बीज होना चाहिए कि भी ये अगले इस साल ये बोना है, ठीक इस साल तो ये कुल होगा। मिलाकर आप बीजों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि उत्तम बीजों का चयन। जी डॉक्टर साहब, उत्तम बीजों का चयन ये किस प्रकार करें, ये इनकी समस्या है। हर साल जो है अलग अलग बीज आते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी होती है कि उत्तम बीज कौन सा है ये चयन नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि बीजों के बारे में ऐसी कोई सरकार की रणनीति नहीं है। इसमें प्राइवेट कंपनी जो है वो भी बीज जो है वो उत्पादन करके और उसको जो है मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। तो उसके अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप बीज जो है वो प्राइवेट कंपनी का नहीं। उसके लिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आपके यहाँ पे स्थानीय जो कृषि विश्वविद्यालय अथवा जो कृषि विज्ञान केंद्र है या राजस्थान राज्य बीज निगम या आपके जो राज्य सरकार की निगमें है उसके वहाँ से जो भी अच्छी किस्में हैं उन किस्मों का ही बीजों का चयन करें। क्योंकि बीज जो है केवल प्रमाणित और उन्नत बीज के उपयोग मात्र से ही किसान जो है वो 20 से 25% तक पैदावार को बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि निजी कंपनियां जो बैठ सकते हैं, जो निजी कंपनियां बना रही हैं हमारे बीज, उनका इस्तेमाल ना करके जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बीज उत्पादन कर रहे हैं उनका इस्तेमाल किया जाए तो जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ बीजों के साथ उन्हें विशेषज्ञों की सलाह जो है वो भी मिल पाएगी। जी एक और हमारे किसान भाई हैं, आपसे गुजारिश है आप यहाँ पर आ जाइए और अपने विशेषज्ञों से जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं शंकर लाल जी वो पूछिए। हाँ साहब, ऐसा है हुकुम, जो भी सरकार की जो स्कीम लागू होती है वो किसानों को फायदे के लिए होती है। जी आज से 15 साल पहले आंवले के पौधे मैंने लगाए हैं, आनंद 7, आनंद 2 कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर से लाकर लगाए हैं। जी लेकिन मेरे जैसे बहुत से किसानों ने लगाए हैं, मार्केटिंग नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इसके लिए कुछ न कुछ रास्ता कोई फैक्ट्री लगावे या किसी प्रकार से किसानों को फायदा देने की। जी डॉक्टर साहब, बाजारीकरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या होती है, किसान अक्सर इसका सामना करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आंवला लगाया हुआ है इन्होंने, अगर उसके बाजारीकरण की बात करें तो क्या समाधान बताना चाहेंगे आप इन्हें? जी अपने जो उदयपुर में है, उदयपुर में आंवला की खेती काफ़ी किसान भाई कर रहे हैं। किसान भाइयों को ये समस्या अक्सर सुनने को आती है कि जो आंवला है, आंवले का उत्पादन तो काफ़ी अच्छा हो जाता है लेकिन उसका जो भाव है वो सही नहीं मिल पाता। तो क्योंकि जो आंवला है वो आंवला एक ही बार में आता है, तो किसान भाइयों को जहाँ तक हो सके उस आंवला की कैसी प्रोसेसिंग करे। प्रोसेसिंग में जैसे उसकी अपने जैसे मुरबा है, कैंडी है, तो उसके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट बना के है फिर उसकी बाज़ार में चीज़ उसके बेचें तो उसे अच्छे भाव मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ समय तक अपन जो आजकल क्योंकि सरकार जो अपने स्टोरेज है, भंडारण गृह है, उसको काफ़ी बढ़ावा दे रही है, तो किसान भाई उन जो अपने आंवला है, आंवला को जब बम्पर जब उत्पादन हो रहा है उस समय उसको भंडारण करके फिर जब उसकी मांग हो आंवले को तो उस समय यदि बाज़ार में पहुंचाए तो किसान भाई उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और किसान भाई को जो हानि नहीं होगी, क्योंकि जब बम्पर उत्पादन होगा तो बम्पर उत्पादन होगा तो उसकी जो बाज़ार जो भाव है वो भी काफ़ी कम होगा। तो किसान भाई जो उसका अच्छा यदि कीमत लेना चाहते हैं तो या तो उसका स्टोरेज करें और या उसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के द्वारा उसका अच्छा मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। अभी जो शंकर जी ने प्रश्न किया था कि प्रॉपर आंवले के लिए किया था, लेकिन मैं हर चीज़ में कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ अपन फसल, कोई भी फसल ले रहे हैं, कोई भी उद्यान की जो भी चीज़ कर रहे हैं उसकी अपने को फसल की जानकारी पहले होनी चाहिए कि अपन कौन सा बीज बोएं। उसके लिए हमने अभी इफ़को किसान संचार ने एक इफ़को ग्रीन सिम निकाली है। उस सिम में आपको हर मंडी, मौसम और जो भी है कौन सी बीज बोएं, क्या करें और कहाँ उसका भाव क्या रहेगा, NCDX वायदा कारोबार के माध्यम से, या जो अभी आपने प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया, प्रोसेसिंग यूनिट पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, भंडारण पे भी सब्सिडी देती है, तो उसकी अपने को जानकारी नहीं होती है। अगर अपने पास वो ग्रीन सिम है तो उस ग्रीन सिम पे अपन जानकारी लेके कितना अनुदान मिल रहा है और कहाँ संपर्क करें, वो सारी जानकारी अपने को उसके माध्यम से मिल जाती है, जिससे अपने को विपणन, मार्केटिंग में और फसल बोने से पहले भी अपने को उसका क्या भाव मिलेगा, कौन सी फसल का चयन है वो चयन भी अपन कर पाएँ। और उसके साथ गवर्नमेंट की जो योजना है उसका पूरा लाभ अपन बिना किसी को पूछे, उसको जाके पूछते हैं, उसको पूछते यार क्या योजना चल रही, क्या नहीं चल रही, अपने पास एक सिम है, उसे एक फ़ोन किया और उसको अपने को घर बैठे सारी जानकारी मिल जाती है, जिससे अपन गवर्नमेंट की सारी सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं और अपनी जो फसल है, जो मेहनत है, उसके जो पूरा अपन उसका भाव और मूल्य ले पाते हैं।
सकते हैं घर बैठे। तो देखिए यहाँ पर हमारे एक और किसान हैं, हमारे 2 किसान कप के हकदार रतन लाल जी, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से। तो आइए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रश्न करना चाहते हैं वो हमारे विशेषज्ञों से। जी रतन लाल जी। सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये सोलर पे जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो वो हमारे किसानों तक तो आती है सर, पर उसमें क्या जो 2 नंबर के पैसे वाले सेठ लोग हैं शहरों वाले, वो गांव में आकर के जमीन ले लेते हैं और वही सोलर पे फाइल लगाते हैं, वो पैसे दे सकते हैं। तो हमारे किसानों, छोटे छोटे किसानों के लिए तो आ ही नहीं सकती हैं क्योंकि उनकी पहुंच ज़्यादा होती है, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सोलर पे कुछ सब्सिडी कम की जाए और किसानों के ऐसा चयन किया जाए कि वो पैतृक संपत्ति के ही किसान हैं, उनको ही दी जाए। जी बिल्कुल। बाहर जाने वाले 2 नंबर वाले पैसों वालों के लिए बाद में रखा जाए। जी डॉक्टर साहब, इस सवाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे रतन लाल जी ने पूछा है? जो रतनलाल जी ने जो अपना क्वेश्चन किया है कि जो सब्सिडी है वो सही नहीं पहुंच पाती है, तो मैं किसान भाई से कह पाऊंगा कि किसान भाई जो भी जो सब्सिडी जो अनुदान अपन को मिलता है वो अपने कृषि विभाग या जो भी अपने जो केंद्रीय जो विभाग हैं उसके द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो और उसके जो भी जो विशेषज्ञ हैं वो उसके लिए समय समय पर आपको जानकारी पहुंचाते हैं तथा जो भी जो उसकी जो अपने अनुदान वगैरह मिलता है उसकी काफ़ी जो पुस्तिका है वो भी उपलब्ध होती है और आजकल जो भी जो कार्य किया जा रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो मैं किसान भाई से कहना चाहूँगा कि जो भी अपने जो कृषि विभाग है या जो संबंधित विभाग है उनसे संपर्क करें और जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेके ही आगे का अपना कार्य करें। तो देखिए गाँव वासियों, आपके जो भी सवाल थे उनके जवाब हमारे विशेषज्ञों ने बता दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनसे आप लाभ जो है ज़रूर लेंगे और आपकी समस्या जो है उसका समाधान आपको अवश्य ही मिला होगा। तो आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें बस इतना ही। गाँव वासियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियाँ बजा लीजिए कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सहभागिता जो है वो निभाई है। साथ ही साथ हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे गांव वासियों को दी। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज हम आए थे राजस्थान के उदयपुर के फलीचड़ा खेड़ी गांव में और यहाँ पर आज हमने किसान भाइयों बहनों से खेती किसानी से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे। इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर जवाब दिए और किसान कप ये हमारे से अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। अगले अंक में हम ले जाएंगे आपको एक नए गाँव में और वहाँ पर एक नए विषय से संबंधित किसानों से पूछेंगे कुछ सवाल और देखते हैं कितने किसान कप के हकदार हमें हमारे अगले कार्यक्रम में मिल पाते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।